नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने अध्याय संख्या 2 मानव बस्तियां, जिसका एक ही शॉर्ट में अपन पूरा का पूरा अध्ययन कर लेंगे। और इसमें से ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जिसके आने की बहुत अधिक संभावना है, पूर्व के जो परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को आप शेयर कर दीजिएगा। और पाठ का नाम है अपने मानव बस्तियां। सबसे पहले तो मानव बस्तियां होती क्या है, इसके बारे में समझना। मानव बस्तियां वो होती है, मानव अपने ऐसा क्षेत्र, मानव जहाँ निवास करता है, रहता है घर बना करके, उस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? मानव बस्तियां बोला जाता है। लाइन के हिसाब से पढ़ें, किसी भी प्रकार और आकार, प्रकार कैसा भी हो और आकार कैसा भी हो, जो घरों का समूह होता है और जहां मानव निवास करता है, उसी को क्या बोलेंगे? मानव बस्तियां बोलेंगे। एक तो क्या हो गया, किसी भी प्रकार की हो सकती है, दूसरे उसका आकार भी किसी भी प्रकार का होगा, लेकिन घरों का समूह होना आवश्यक है। घरों का समूह मतलब एक घर नहीं होगा, खूब सारे घर है, वो एक साथ में होंगे, तो उसको क्या बोल दिया जाएगी? मानव बस्तियां बोला जाएगा। अब मोटे तौर पे देखा जाए तो मानव बस्तियां दो प्रकार की होती है, एक होती है नगरीय और एक होती है ग्रामीण बस्तियां। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रामीण कौन सी होगी और नगरीय कौन सी होगी। ग्रामीण बस्तियां वो होगी जो गांवों में है और नगरीय नगरों में है, यानी कि शहरों में। अब लेकिन इसके कुछ एक क्रियाकलाप के अंदर अंतर है कि ग्रामीण बस्तियों के अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं। आप जानते हैं, अपन ने पहले से ही पढ़ रखा है कि प्राथमिक क्रियाकलाप कौन से होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप वो होते हैं जो प्रकृति से सीधे जुड़े हुए होते हैं। तो गांवों के अंदर प्राथमिक क्रियाकलाप किया जाएगा, जबकि नगरों में देखना आप द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलाप किया जाएगा। द्वितीयक यानी कि उद्योग हो सकते हैं, तृतीयक यानी कि सेवाएं हो सकती है, शिक्षक है, डॉक्टर है, बैंकिंग की है, इस प्रकार की सेवाएं हो सकती है। उसके अलावा चौथे नंबर पे है चतुर्थ क्रिया। द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ क्रियाएं शहरों में हो सकती है। तो इसका मतलब दो अंतर हो गए, एक तो ग्रामीण बस्तियों के अंदर प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि नगरीय में द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ है। फिर उसके बारे में गांवों के अंदर सामाजिक जुड़ाव अधिक रहता है। सामाजिक जुड़ाव से अर्थ ऐसे हुए, गांव के अंदर आप किसी को भी पूछ लेना कि फलान जी वो घर कितने, तो वो बता देगा कि भाई उसका घर वहां है, और आपस में क्या रखते हैं? संबंध रखते हैं कि भाई कोई किसी के आता जाता रहता है। तो इस प्रकार का सामाजिक जुड़ाव है वो ग्रामीण बस्तियों में पाया जाता है, लेकिन नगरों के अंदर ऐसा नहीं होता है। नगरों के जस्ट पड़ोसी कोई पूछ ले कि ये कौन है, क्या काम करता है, नहीं पता हमारे को। तो ये इस प्रकार का सामाजिक जुड़ाव है वो बहुत कम पाया जाता है, किसके अंदर? नगरीय बस्तियों के अंदर। फिर नगरों को दूध, दही, सब्जी एवं फल, इसकी आपूर्ति कौन करेगी? ग्रामीण बस्तियां करेगी। नगरों के अंदर दूध, दही है, सब्जी है, फल है, श्रमिकों की आपूर्ति करती है ग्रामीण बस्तियां। है, ये इस प्रकार के सामान ये देंगे, लेकिन इसके बदले में ये वापस क्या देंगे इनको? ये और भी जो भौतिक जो सुख सुविधा वाली वस्तुएं हैं, तो गांवों में निर्मित वस्तुएं सेवाओं को उपलब्ध करवाते हैं। निर्मित वस्तुएं यानी कि खूब सारे आपने पेन है, जो भी बिस्किट वगैरह वगैरह, जो भी सब सामान है जो अपन दुकान से खरीद के लेके आते हैं, वो सारा का सारा काम मिल जाता है, नगरों में मिल जाता है। तो ये गांवों को ये चीज उपलब्ध करवाते हैं, बदले में ये इसको दूध, दही, सब्जी, फल और श्रमिक है उसकी आपूर्ति करते हैं। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना कि इन दोनों की आपूर्ति किसके माध्यम से होगी? परिवहन एवं संचार के माध्यम से। परिवहन मतलब यहाँ कोई फल है, सब्जी है, उसको गांव से शहर में ले जाना है तो परिवहन के माध्यम से जाएगा। तो बीच में आपस में दोनों के मध्य क्रियाकलाप के संबंध होगा, वो क्रियात्मक संबंध होगा। ये बात को ध्यान रखना। क्रियाकलाप संबंध यानी कि क्रियात्मक, ये क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है। और क्रिया किसके माध्यम से कर रहा है? परिवहन एवं संचार के माध्यम से। परिवहन व संचार के माध्यम से। इस बात का ध्यान रखना। आपको यदि क्वेश्चन एक लाइन में पूछ लिया जाए, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों के अंदर आपसी संबंध है वो किस प्रकार का है, तो वो संबंध होता है क्रियाकलाप का संबंध होता है, और वो क्रियात्मक संबंध भी बोल सकते हैं उसको, और परिवहन एवं संचार के माध्यम से होता है। जगदीश दिख रहा है इस साइन? क्रियात्मक दिख रहा है? ठीक है, हाँ, एक बार देख लेना। फिर उसके बारे में देखना, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार एवं निर्धारित करने वाले कारक। अब यहां से क्वेश्चन अपने आने शुरू होते हैं बोर्ड के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना कि ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कौन से हैं और उसको निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। तो कारक जहां भी आए आपके, खूब सारे पहले से ही मैं बताता आ रहा हूँ, कारक जहां भी आए पहले भौतिक, आर्थिक, इस प्रकार से आपको बांटना है, भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो देखना पहले तो भौतिक कारक। भौतिक कारक के अंदर क्या गया? स्थलाकृति। जिस प्रकार के स्थल की आकृति होगी उसी प्रकार के गांवों के अंदर निवास होगा। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है तो वहां घर के दूर दूर होंगे, जबकि नगरीय क्षेत्र हो गया, नहीं अपने मैदानी क्षेत्र है तो घर है वो पास पास के अंदर होंगे। तो स्थलाकृति इस प्रकार से प्रभावित करती है। उच्चावच का अर्थ होता है कि भाई जो जमीन से, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। यदि अधिक ऊंचाई है तो लोग कम निवास करेंगे, और कम ऊंचाई है, मैदानी भाग है तो वो भी। फिर जलवायु भी, यानी कि तटीय प्रदेशों में लोग हैं वो अधिक निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां सम जलवायु पाई जाती है।
लेकिन विषम जलवायु जैसे बहुत अधिक ठंड वाला क्षेत्र हो गया या बहुत अधिक गर्म वाले क्षेत्र हो गए, वहां लोग कम निवास करेंगे। वही बात है, सेम जल की उपलब्धता है, मिट्टी, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर उसके बाद में होता है सांस्कृतिक या मानवीय कारक। आप देखते होंगे किसी भी धार्मिक नगर जैसे वाराणसी को मान लो, हरिद्वार को देख लो, इन जगहों के ऊपर जो मानव बस्तियां हैं, तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक मतलब वहां की संस्कृति इस प्रकार की है, इसलिए उसी संस्कृति के लोग वहां जाकर के बसने शुरू हो गए, रहने शुरू हो गए। इस वजह से तो दूसरा कार्य ये हो गया। फिर उसके बाद में सुरक्षा संबंधी कारक। सुरक्षा संबंधी कारक पहले लोग क्या थे, किलों के अंदर रहते थे, घर है वो किलों के अंदर बनाते थे। उसका कारण क्या था? खूब सारी चोरियां हो जाती, डकैतियां हो जाती, उससे बचने के लिए लोग किलों के अंदर घर बनाते, पास पास में घर बनाते थे। तो इस वजह से मानव ग्रामीण बस्तियां वो प्रभावित होती है। यहाँ तक तो ठीक बात थी, लेकिन यहाँ से वेरी वेरी 20 बार इंपोर्टेंट करना है इसको, ग्रामीण बस्तियां को। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार है, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर देना प्रकारों को, 1 2 3 और 4, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट है इन चारों को। मानव बस्तियां, मकानों की संख्या किसके आधार पर? मकानों की संख्या और उसके बीच की दूरी के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को 4 भागों में बांटा गया। मकानों की संख्या और फिर उसके बाद में घरों के बीच में दूरी कितनी, उसके आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है, जिसके अंदर पहला लिखा है गुच्छित। इसी का दूसरा नाम होता है संकुचित और तीसरा होता है आकेंद्रित। तो इन तीनों से अपन को क्या पता चल रहा है? गुच्छा, ये अपन देखते हैं ना ऑटो के मतलब अंगूरों का गुच्छा, इसका मतलब खूब सारे अंगूर है उसके अंदर, यानी इसमें क्या होता है, घर है वो पास पास में होंगे, घर है वो पास पास। क्यों? क्योंकि देखो एक तो गुच्छित से भी अपन को पता चल रहा है अंगूर का गुच्छा, इसका मतलब घर है वो पास पास में। संकुचित एक होता है, संकुचित यानी एक जगह दबी हुई। आप देखते हो ना क्या कि ये तो संकुचित सोच वाला है, संकुचित दिमाग वाला है, यानी कि इसकी सोच है वो छोटी है, तो ये आकार छोटा होता है और उसी के अंदर खूब सारे घर होंगे तो क्या हो जाएगा? संकुचित होगा। थोड़ी बहुत आवाज, कोई बात नहीं। हाँ, फिर उसके बाद में आकेंद्रित। आकेंद्रित का अर्थ होता है ये मान लेता हूं एक वृत्त है और उसी के अंदर एक केंद्र की ओर आकेंद्रित होता है, खूब सारे केंद्र की ओर घर अधिक होंगे, उसी को क्या बोला जाता है? आकेंद्रित। तो केंद्र की ओर घर अधिक होंगे, जैसे जैसे दूर जाते हैं घरों की संख्या वो कम होती जाती है। यानी कि पहले शुरुआत में बात ये हो रही है कि गुच्छित के अंदर, बस्तियों के अंदर घर है वो पास पास के अंदर होंगे। फिर उसके बाद में नाम से ही पता चल रहा है अर्धगुच्छित, यानी कि विखंडित होती है, थोड़ी जगह से गुच्छित होगी फिर उसके बाद में टूट जाएगी, यानी कि इस प्रकार से होगी। यहाँ तो खूब सारे घर हो जाएंगे इस प्रकार से और खूब सारे घर है, लेकिन बीच में से थोड़ी जगह छोड़ के बाद में फिर वापस घर आ जाएंगे। इस प्रकार से थोड़ी बहुत टूटी हुई होगी, विखंडित बस्तियां बोला जाता है इसको। ठीक है, फिर उसके बाद में आते हैं पल्ली बस्तियां, जो अपने जो ढाणियां होती है ना उसको पल्ली बस्तियां बोला जाता है। ढाणी नगला इसमें पल्ली होती है वो। और फिर उसके बाद में प्रक्षिप्त आती है, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो इसको पहले एक एक हेडिंग के अनुसार अपन पढ़ते हैं। उचित, संकुचित या अकेंद्रित बस्तियां। उचित बस्तियों की आकृति है वो आयताकार हो सकती है, अरीय हो सकती है, रेखिक हो सकती है। आयताकार का अर्थ क्या हुआ? इस प्रकार से हो सकती है इसकी आकृति। फिर उसके बाद में अरीय, अरीय का अर्थ क्या हुआ? वर्ग के अनुसार वर्ताकार हो सकती है। फिर उसके बाद में रेखिक, रेखिक। अब देखो ये आयताकार कब होगी? आयताकार तब होगी जब कोई एक ऐसी सड़क है जो, ये सड़क मान लेता हूं मैं, दूसरे कलर से बनाता हूं, ये कोई 2 सड़कें निकल रही है आपस में क्रिस क्रॉस करते हुए और इसके आसपास में घर बनने शुरू हो गए, इधर भी घर बन गए, ये तो आयताकार हो गई। ठीक है, इस प्रकार से। यदि ये अरीय किस प्रकार से होगी? बीच के अंदर क्या है? कोई तालाब है, झील है, तालाब या झील है, तो इसके आसपास में घर बन गए, तो ये अरीय हो सकती है। रेखिक, या तो कोई नहर हो सकती है या कोई नदी हो सकती है या फिर कोई सड़क है, इसके आसपास में यदि कोई घर बनते हैं तो वो क्या हो जाएगी? रेखिक हो सकती। तो गुच्छित बस्तियों की 3 आकृति हो सकती है। क्या आकृति हो सकती है? एक तो आयताकार, फिर उसके बाद में अरीय और रेखिक। ये कहाँ होती है? इस बात को आप विशेष तौर से ध्यान रखोगे। इन सभी के आपको क्या पूछा जाएगा कि गुच्छित बस्तियां कहाँ है और अर्धगुच्छित कहाँ है, रेखिक कहाँ है और प्रक्षिप्त कहाँ है, ये आपको जरूर जरूर पूछा जाएगा। तो इसमें ये उपजाऊ जलोढ़ के मैदान, उपजाऊ जलोढ़ के मैदान है तो वहां जनसंख्या अधिक, जनसंख्या अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है उसके अंदर घर भी अधिक होंगे। और उत्तरी पूर्वी राज्यों में भी इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। राजस्थान में जल की कमी वाले क्षेत्रों में, जहां कहीं भी जल उपलब्ध है उस क्षेत्रों में जल की कमी है राजस्थान में, लेकिन उसके बीच में एक
छोटा सा क्षेत्र होता है जहाँ जल उपलब्ध होता है, इस वजह से वहां खूब सारे लोग या निवास करने शुरू हो जाते हैं, तो उस जगहों पर भी ये गुच्छित बस्तियां पाई जाती है। हाँ, बस्ती विभिन्न आकार एवं प्रकार के घरों का संकुल है, वो बस्ती कहलाता है। विभिन्न आकार की और प्रकारों की जो घरों का संकुल, संकुल करते हैं तो खूब सारे घरों की एक जो युगल बोल सकते हैं, खूब सारे घरों का समूह बोल सकते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, बस्ती बोला जाता है। जल का अधिकतम उपयोग हेतु गुच्छित बस्तियां बनाई जाती है, वो राजस्थान की बात हो रही है। सुरक्षा कारणों से कहां बनाई जाती है, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड कहाँ है, छत्तीसगढ़ के अंदर बुंदेलखंड हो गए, और नागालैंड में भी इस प्रकार की सुरक्षा कारण, मतलब हो सकता है चोरी डकैती इस प्रकार से समस्याएं होती, तो वो कम एक क्षेत्र के अंदर जहाँ लोग सुरक्षित रहते हैं, तो उसके आसपास में घरे हैं वो बहुत ज्यादा गुच्छित रूप से बच जाते हैं, तो सुरक्षा कारणों से भी बुंदेलखंड एवं नागालैंड में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है, आपसे ऐसे रिक्त स्थान में पूछा जा सकता है कि सुरक्षा कारणों से गुच्छित बस्तियां कहाँ पाई जाती है, तो बुंदेलखंड और नागालैंड में। दूसरे लिखे ये मैंने परीक्षित बस्तियां, जिसको बोला जाता है एकांकी या परकीय। परीक्षित का ही दूसरा नाम क्या है, एकांकी और परकीय। नाम से ही पता चल रहा है, ये नाम तो आ गए ना, तो आप कर लोगे, पर एकांकी इसका मतलब घर है वो दूर दूर होंगे। परकीर्ण का भी अर्थ क्या होता है, दूर दूर। एक होता है सकेंद्रित संकुचित, या एक दूसरा होता है परकीर्ण। परकीर्ण का अर्थ होता है फैला हुआ, तो फैले हुए घर, इसका मतलब दूर दूर घर है। और यदि ये नाम आ गया ना, तो आपके क्वेश्चन नहीं हो सकता, आप हो सकते हो कंफ्यूज हो सकते हैं इन दोनों नामों। तो इन दोनों नामों को याद कर लेना, एक तो परीक्षित, दूसरा है परकीर्ण। ठीक है, तो इसमें घर है वो दूर दूर बनाए जाते हैं, पहली विशेषता हो गई। गुच्छित में क्या थी, घर नजदीक नजदीक थी, इसके अंदर घर है वो दूर दूर बनाए जाते हैं, कृषि भूमि को छोड़ करके बनाए जाते हैं। जैसे ये खूब सारा खेत है किसी व्यक्ति के पास में, इसमें ये घर बना दिया जाएगा, बाकी वाला कृषि भूमि रहेगी। उसी के आसपास में यहाँ जहाँ खेत है, वहां इसने यहाँ घर बना दिया, ये सारी कृषि भूमि रहेगी। इस प्रकार से घर बनाए जाते हैं, वो होते हैं परिक्षिप्त बस्तियां। ये कहाँ होंगे, तो सुदूर जंगलों में, छोटी पहाड़ी की ढालों पर। सुदूर जंगल मतलब खूब सारे जंगल है, उसके बीच में घर बना देते हैं, और पहाड़ी, छोटी जो पहाड़ी है उसके ढाल के ऊपर ये घर बनाए जाते हैं। वह खेती व चारा गांव के रूप में इसको बनाया जाता है। और ये आरबीएससी बोर्ड 2024 में पूछा हुआ है कि परीक्षित बस्तियां कहाँ पाई जाती है, परीक्षित बस्तियां कहाँ पाई जाती है, ये मोस्ट मैंने बता दिया। पहले से ही बोल रहा हूं मैं, जिस जिस जो चारों बस्तियां आएगी ना, इनके क्षेत्र पूछ सकता है आपको, तो क्षेत्र वाली लाइन को आप 100% याद कर लेना। फिर उसके बाद में इसके राज्यों के नाम है, जो मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है, नागालैंड है। इन राज्यों को देख लेना थोड़ा बहुत, कौन कौन से राज्य हैं। पहले वाले के अंदर अपने राज्य पढ़े थे, वो थे उत्तरी पूर्वी मैदान। उत्तरी पूर्वी मैदान मतलब गंगा नदी के मैदान वाले भाग। फिर उसके बाद में उत्तरी पूर्वी राज्य थे। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं, इसके अंदर है मेघालय, फिर उसके बाद में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड के अनेक भाग इसके अंदर आते हैं। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश गंगा नदी का ऊपरी भाग है, केरल दक्षिण में है, और नागालैंड जो उत्तरी पूर्वी भारत में आता है, मेघालय भी उधरी आता है। इन राज्यों को आप याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है अर्धगुच्छित है विखंडित बस्तियां। अर्धगुच्छित है विखंडित बस्तियां क्या होती है, इसके अंदर देखना, ये गुच्छित एवं परीक्षित बस्तियों के बीच की अवस्था है। परीक्षित तो क्या होती है, दूर दूर घर होते हैं, गुच्छित में क्या होती है, पास पास। इसकी बीच की अवस्था आ गई, न तो पास पास है न दूर दूर, इसकी बीच की अवस्था किस में आ जाती है, कुछ अर्धगुच्छित या विखंडित में आती है। इसका निर्माण किसी बड़ी गुच्छित बस्ती से अलग होने के कारण, मैंने बताया था कि एक बड़ी ये हो गई, मान लेता कोई एक बड़ा शहर है, ठीक है, नहर लिख गया मैंने, शहर लिखना था। उस शहर के थोड़ा सा दूर एक थोड़ा उप शहर बना दिया जाता है। इस प्रकार के जो शहर होते हैं वो क्या होते हैं, अर्धगुच्छित के अंदर आते हैं। गुजरात का मैदानी भाग और राजस्थान के कुछ भाग में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। लेकिन पहले वाले दोनों के क्षेत्र आप जरूर याद रखना, इसके नहीं याद रहे तो भी कोई बात नहीं, ठीक। फिर उसके बाद में पल्ली, पल्ली के नाम पूछा जा सकता है। पल्ली के आपको नाम पूछा जा सकता है कि इसके दूसरे नाम कौन कौन से, इसके मोस्ट है क्या है, पल्ली को क्या बोला जाता है, पाना, पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी, इस प्रकार के नाम। ढाणी मतलब जो अपने खेतों के अंदर जो घर बनाए जाते हैं वो होते हैं ढाणियां, वो, तो इसी को पल्ली बस्तियां कहा जाता है। ये सबसे छोटे आकार की बस्तियां होती है। इतनी बात आपको पता चल गई कि बस्तियों, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार कितने हैं, 4 प्रकार हैं। और चारों में सबसे पहले आता है, वो आता है गुच्छित का, फिर उसके बाद में परीक्षित का, और अर्धगुच्छित का, और पल्ली की। ये अपने सारी बातें पढ़ ली। किसी बड़े गांव या सामाजिक और मानव मानव आधारित आधार से विखंडित रूप से बसता है, गंगा के मैदान में, छत्तीसगढ़ में, हिमालय की निचली घाटियों में।
हिमालय की निचली घाटियों में बहुतायत में ये पाई जाती है। किस प्रकार की? पल्ली बस्तियां पाई जाती है। अब ये नगरों की परिभाषा पहले खूब पूछा जाता था ये, पहले मतलब 2021, 22, 19 उसमें ये खूब पूछा जाता था, लेकिन आजकल इस क्वेश्चन का पता नहीं, इसका ट्रेंड रुक गया है। तो अब हो सकता है कि कभी कभार वापस भी ट्रेंड आ जाए इसका। तो इस क्वेश्चन को भी आप विशेष तौर से देखना, कंपटीशन एग्जाम में भी इसको खूब बार पूछा जाता है, और कंपटीशन एग्जाम में तो अभी भी पूछा जाता है, क्योंकि पिछले फर्स्ट ईयर में इसको पूछा था। और अभी आपके जो बोर्ड में है उस इसमें इसमें जो नगरों की परिभाषा वाला को ट्रेंड थोड़ा रोक दिया है, पहले खूब चलता था। तो भारत के अनुसार नगर कौन सा होगा उसको सुनना। तो एक तो क्या होना चाहिए, पहली शर्त ये होनी चाहिए, या तो वो नगर पालिका क्षेत्र हो, या नगर निगम हो, या छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड का अर्थ क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ सैनिक निवास करते हैं। जैसे मेरे बाड़मेर के अंदर देख लेता हूँ, उत्तरलई हो गया, जोधपुर के अंदर राजपानाडा हो गया, तो ये सैनिक छावनियां हैं। फिर उसके बाद में अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो, यानी कि सरकार के द्वारा घोषित नगर पालिका हो सकती है, नगर निगम हो सकता है, अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो सकता है, और नहीं तो क्या होना चाहिए, सैनिक छावनी होनी चाहिए, उसको अपन नगर कह सकते हैं। फिर उसके बाद में दूसरी शर्त ये लगती है, उसकी जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5,000 होनी चाहिए। उसकी जनसंख्या कम से कम 5,000 रहनी चाहिए। फिर उसके बाद में तीसरी शर्त लगेगी, और तीसरी शर्त वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 5,000 जनसंख्या के बाद में ये तीसरी शर्त है इसकी, 5,000 जनसंख्या में से 75% जनसंख्या वो पुरुष जनसंख्या, 5,000 जनसंख्या में से 75% पुरुष जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्य करनी चाहिए। गैर कृषि कार्य मतलब समझे? गैर कृषि कार्य वो होते हैं जो कृषि के अलावा दूसरे कार्य, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ क्रियाकलाप, इन क्रियाकलापों के अंदर काम करने वाले हो जाएंगे आपके नगर हो जाएंगे। तो पहले शर्त क्या बताई? या तो क्या होना चाहिए, नगर निगम, नगर पालिका, या सैनिक छावनी, या अधिसूचित नगरीय क्षेत्र हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि वहां की जनसंख्या है वो 5,000 होनी चाहिए। तीसरी शर्त आती है कि 75% जनसंख्या है वो, नगरों के अंदर जो पुरुष जनसंख्या है वो गैर कृषि कार्यों में संलग्नित होनी चाहिए। हाँ, इस पार्ट में से जो आपके एक तो अपसिद आएगा आपका, और 3 रिक्त स्थान आएगा। तो रिक्त स्थान को देखना आप विशेष तौर से इसको, ठीक है ना? तो छोटी छोटी लाइनों से क्वेश्चन हो सकता है, देखना। फिर उसके बारे में भारत में नगरों का विकास है वो प्रागैतिहासिक काल से हुआ था, ये 2022 में पूछा था इसको। ये वाली ये रिक्त स्थान 2022 में पूछी हुई है। फिर उसके बारे में 2024 में फिर से पूछी हुई है, 22 में, 24 में, ये वाली सेम की सेम लाइन। तो भारत के अंदर नगरों का विकास है वो प्रागैतिहासिक काल में। अब इसका अर्थ समझना, हिस्ट्री वाले तो समझ रहे होंगे। प्रागैतिहासिक का अर्थ होता है ऐसा इतिहास जो अपने पास में लिखित स्रोत होने से पहले का है। लिखित स्रोत थे उससे पहले का इतिहास होता है ना, उसको बोला जाता है प्रागैतिहासिक। तो अपने पास में लिखित जानकारी आई है ना, उससे पहले भी भारत के अंदर नगरों का विकास है वो शुरू हो गया था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना कि भारत के अंदर नगरों का विकास का उद्गम है वो प्रागैतिहासिक काल से शुरू हुआ था। इस लाइन को याद रखना विशेष तौर से। हाँ, फिर उसके बाद में भारतीय नगरों का वर्गीकरण। भारतीय नगरों को वर्गीकरण में देखोगे तो प्राचीन नगर, अब इसके अंदर आपको उदाहरण जरूर पूछे जाएंगे। इसमें ऐसा नहीं पूछेगा कि नगरों का वर्गीकरण बताओ, प्राचीन, मध्यकालीन, इस प्रकार से। इसके अंदर आपको पूछा जाएगा कि मध्यकालीन नगर कौन सा है, कोई एक नगर उदाहरण दे देगा। मान लेता हूं मैं इसे, जयपुर लिख देता है। जयपुर लिखने के बाद में बोलेगा कि ये प्राचीन नगर है, मध्यकालीन है, या आधुनिक नगर है। तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा मध्यकालीन। कैसे होगा मैं आपको समझा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। प्राचीन नगर होंगे ना, उसकी विशेषताएं देखना। उसकी विशेषताएं क्या है? या तो वो नगर कैसा होगा, धार्मिक होगा, और या फिर सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकास हुआ है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र आपको जहां कहीं भी दिख जाए, जैसे आपका ये हो गया वाराणसी, हरिद्वार, पाटलिपुत्र, यानी कि उसको पटना अभी बोला जाता है, पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। तो इसका मतलब ये जगह सारी की सारी क्या है, हिंदू धर्म के विशेष धार्मिक स्थल है। तो ये सारे के सारे प्राचीन समय में स्थापित हुए हैं। देखना उदाहरण के रूप में वाराणसी है, फिर उसके बाद में प्रयागराज, यानी कि जिसका नाम इलाहाबाद था वापस प्रयागराज कर दिया। फिर उसके बाद में पाटलिपुत्र यानी कि पटना, मदुरई जिसका वर्तमान नाम चेन्नई है वो तमिलनाडु के अंदर आता है, तो मदुरई हो गया। और यहाँ भी एक श्री कृष्ण जी नहीं, महादेव जी का बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये ऐतिहासिक काल के नगर है। इस काल के ऐतिहासिक काल मतलब जिस जगह, जिस समय से अपने पास में क्या स्रोत हो, लिखित स्रोत है, तो लिखित स्रोत के समय से ये नगर बने हुए हैं। तो आपको जहां कहीं भी अपशब्द में ऐसा उदाहरण लिख जाए जो क्या हो, धार्मिक या सांस्कृतिक केंद्र नजर आए, तो आपको सीधा सीधा अपशब्द के अंदर क्या देखना है, प्राचीन नगर। ठीक है, फिर उसके बारे में मध्यकालीन नगरों में आप क्या देखोगे कि ऐसा कोई नगर आपको दिख जाए जिसका संबंध किसी राजा से या किसी दुर्ग से हो, या फिर कोई किले से हो। जयपुर के अंदर किला है, हाँ,
तो इसका मतलब जयपुर क्या आ जाएगा, मध्यकालीन नगर। तो किले नगर दुर्ग वाले नगर है ना, वो सारे के सारे मध्यकालीन नगर होंगे। देखना, तो रजवाड़ों के समय, इसका मतलब राजा है, तो रजवाड़ों के समय और राज्यों के मुख्यालयों के रूप में ये नगरों का विकास हुआ है। रजवाड़ों के समय जो किसी राज्य का मुख्यालय था उस जगह, तो रजवाड़ों के समय राज्य का मुख्यालय कहाँ होगा, जहाँ किला होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मध्यकालीन सारे के सारे नगर है वो किला नगर के रूप में विकसित हुए। इन्हें किला नगर होते हैं, ये किला नगर है क्योंकि इसके किले के पास में नगर बच गया है। इसका निर्माण प्राचीन नगरों के खंडरों के रूप में हुआ है। प्राचीन जो नगर थे वो टूट गए थे, फिर उसके बाद में पुनर्निर्माण करवाते हुए यहाँ किले बनवा दिए और इनका निर्माण है वो हो गया था। तो इसके उदाहरण देखना, दिल्ली, दिल्ली में भी किला है, हैदराबाद में भी किला है, जयपुर में वो हो गया, लखनऊ और आगरा और नागपुर, इन तीनों को याद कर लेना आप, क्योंकि आपको जयपुर, हैदराबाद, दिल्ली तो याद रह जाएगा, लेकिन लखनऊ, आगरा और नागपुर याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बात को देख लेना आप थोड़ा। फिर उसके बाद में आते हैं आधुनिक नगर। आधुनिक नगर कौन से होंगे, इसके अंदर देखना, व्यापारिक केंद्र होंगे। व्यापारिक केंद्र का अर्थ समझे, या व्यापारिक गतिविधि अधिक हो रही है। व्यापारिक केंद्र वो होंगे या तो समुद्री तट वाले होंगे और यहाँ किसी एक व्यापार को लेकर के बहुत ज्यादा विकसित हो गए, जैसे जमशेदपुर, जमशेदपुर लो इस्पात उद्योग के लिए विकसित हो गया। सूरत है वो कपड़ा उद्योग के लिए ज्यादा पहचाना जाता है। तो इस प्रकार के व्यापारिक केंद्र होते हैं वो आधुनिक नगरों के अंदर आते हैं। या फिर पतन, पतन यानी कि बंदरगाह, बंदरगाह सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, आधुनिक नगरों के अंदर आ जाएंगे। अंग्रेजों और अन्य यूरोपियों के द्वारा व्यापारिक पतन विकसित किए गए। एक तो अंग्रेजों के द्वारा और यूरोपियों के द्वारा ये व्यापारिक पतन है स्थापित किए गए थे। इसके अंदर सूरत आ गया, दमन आ गया, गोवा आ गया, पंडुचेरी, इसका मतलब सारे के सारे कौन से क्षेत्र हैं, तटीय वाले क्षेत्र हो गए। ठीक है, अंग्रेजों के बाद तीन प्रमुख, नोएडा, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता का ने अपनी पकड़ है वो मजबूत बनाई। पहले तो इन क्षेत्रों में किसका अंग्रेजों ने किसका किया, सूरत का, दमन का, गोवा का, पंडुचेरी। लेकिन अंग्रेजों के बाद वाले समय में इसके ऊपर पकड़ किसने बना दी, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। आज भी ये क्या है, बहुत बड़े बंदरगाह है। ठीक है, फिर उसके बाद में ये वाली बात याद रखना कि 1850 के बाद में आधुनिक नगर है वो जमशेदपुर बना था। आज का आधुनिक नगर जो जमशेदपुर 1850 में, आज का आधुनिक नगर 1850 में किसने, जमशेदपुर किसके नाम पर रखा, जमशेद जी टाटा के नाम पर इसका नामकरण किया गया। ठीक है, आगे देखना, प्रशासनिक नगर। प्रशासनिक नगर का अर्थ ऐसे होता है, किसी भी राज्य की राजधानी होती है ना, वो सारी की सारी प्रशासनिक नगरों के अंदर आती है। तो देख लेना, राज्यों की राजधानी चंडीगढ़, भुवनेश्वर, गांधीनगर, दिसपुर, ये राज्यों की राजधानी है। तो खूब सारे जो राज्य हैं उन राज्यों की राजधानी किसके अंदर आ जाएगी, प्रशासनिक नगरों के अंदर आएगी। फिर उसके बाद में आता है अनुसंगी नगर। अनुसंगी नगर का अर्थ होता है कोई एक बड़ा नगर है, कोई एक बड़ा नगर है, उसके पास में किसी नगरों को बसा दिया जाता है कि यहाँ ज्यादा भीड़ हो गई तो इसके पास में इस प्रकार के नगर बसा दे, जिससे क्या हो जाए, उस नगर से कम दूरी के ऊपर एक छोटा नगर विकसित हो जाए। तो इस प्रकार के नगरों को क्या बोला जाता है, अनुसंगी नगर बोला जाता है। जो अपने दिल्ली के पास में बचाए हुए, दिल्ली के चारों ओर गाजियाबाद एवं रोहतक का क्षेत्र, जिसको अपन क्या बोला जाता है, एनसीआर नगर बोला जाता है, यानी कि नेशनल नेशनल जो राजधानी क्षेत्र, हिंदी में इस प्रकार का ऐसा होगा कि राजधानी के पास वाला क्षेत्र होगा, एनसीआर क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हो गई, अनुसंगी नगर भारत के अंदर किसका है, दिल्ली के पास वाला क्षेत्र, जो गाजियाबाद, रोहतक और गुरुग्राम के आसपास वाला क्षेत्र है। फिर उसके बाद में है नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण। प्रक्रियात्मक का अर्थ क्या हुआ, नगरों का काम के आधार पर वर्गीकरण। तो इसको अपन कल देखेंगे थोड़ा, आज लेट हो रहा है इस वजह से इस आगे की क्लास को कल से कंटिन्यू करेंगे। कल इसका अध्याय को पूरा कर देंगे अपन। धन्यवाद।